तो दोस्तों ये है वीडियो का टाइमलाइन। आप किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ईज़िली जो है मूव कर सकते हैं और अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को आसानी से थोड़ा भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अब इसके बाद से मैं कुछ आपको डिस्क्लेमर देना देना चाहूँगा, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्शन में अगर आप जाते हैं, ठीक है? एडिट करने के लिए या उसको फ़िल अप करने के लिए, तो आपसे गुज़ारिश है कि आप उसमें कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँगा, तो वो आपका मिस हो जाएगा और आपका फॉर्म जो है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग का जो कोई भी डाउट है, उसको आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर उसको पहले ही मैं रिप्लाई कर दूँ, ठीक है? आप देख सकते हैं मेरे जो कमेंट जितने भी आते हैं, अगर वो जेन्युइन है बताने लायक, तो मैं उसको ज़रूर कमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपने ओटीआर बनाया था या नहीं बनाया था, उससे डिपेंड नहीं करता है। जो आपने पुराना सिस्टम चला आ रहा था ओटीआर का, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो है फ्रेशली नया जो यूआरएन नंबर वगैरह है या फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म टाइप में एक नया वेबसाइट जो है लॉन्च किया है यूपीएससी ने, उस पे आपको फिर से शुरू से स्टार्टिंग से सब कुछ आपको बनाना होगा। देखिए यूपीएससी का जो मेन वेबसाइट है, यहाँ से सारे नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, या फिर कोई भी अनाउंसमेंट हुई तो यहाँ पे मिलता है आपको .gov.in पे, ठीक है? और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाली साइट है, वो ये है यूपीएससी online.nic.in। इससे पहले जो वेबसाइट थी वो gov.in करके थी। अब ये जो नई वाली वेबसाइट है, इसी पे आपको सारा जो काम है फिर से स्टार्टिंग से करना होगा, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इस वीडियो में हम क्या-क्या फिलअप करना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक आपको सब कुछ चीजें बताएंगे। स्टेप 1 में दोस्तों आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे आप लोग अपना आईडी क्रिएट करेंगे। स्टेप 2 में आप लोग दोस्तों आपके पास अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड से जो भी लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और आपका जो 10th की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, तो स्टेप 2 भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 3 को आपको भरने के लिए आपका जो भी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपका बैकग्राउंड डिटेल्स, फैमिली बैकग्राउंड से लेके जितने भी सारी चीज़ें हैं जो एक सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो वो आपका स्टेप 3 में आपको भरना होगा। स्टेप 3 तक दोस्तों आपको एक बार ही करना है। स्टेप 3 तक एक बार जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद से आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब उसके बाद से आपको जो भी फॉर्म आएगा यूपीएससी की तरफ से, आप डायरेक्टली अपने आईडी में लॉगिन करके और स्टेप 4 में उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी फर्स्ट नंबर पे दिखाएगा कि व्यू एग्जामिनेशन नोटिस, तो यहाँ पे अगर कोई नोटिस होगी तो दिखाने लगेगा, और दूसरे में अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से माई एप्लीकेशंस, अगर आपने पहले कितने भी एप्लीकेशन भरे होंगे या जो भी आपके अंडर प्रोसेस एप्लीकेशंस होंगे, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कौन-कौन से एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हुए हैं, जिसको यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है दोस्तों? तो अभी के लिए जो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 की वीडियो है, वो इसमें है, और स्टेप 4 की जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा यूपीएससी का, तो मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूँगा। तो चलिए अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना, और सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोग ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, जो आपका परमानेंट होना चाहिए, ठीक है? इसी पे सारे ओटीपी वगैरह जो है आएँगे, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपके पासवर्ड से रिलेटेड रूल लिखे हुए हैं, जो कि पुराने वाले ही हैं। एक जो है आपका कैपिटल लेटर ज़रूर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, और 0 से 9 से तक लेकर के जितने भी नंबर्स हैं, उनमें से कोई कम से कम 1 नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर वगैरह इसमें से कोई भी एक होना चाहिए। यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल आईडी अपना डालना है, और ईमेल आईडी वेरीफ़ाई करना है, 2 बार डालना होगा, ठीक है? ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा भरेंगे, और उसके बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक करके और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और ऐसा करने से आपके जो ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद वेरीफ़ाई पर क्लिक करेंगे, और ये हमारा ईमेल आईडी जो है वेरीफ़ाई हो गया। दोस्तों सेम तरीके से जैसे हमने अपना ईमेल आईडी वेरीफ़ाई किया है, उसी तरीके से हम अपना मोबाइल नंबर भी दोनों कॉलम में डाल करके और कैप्चा भर के यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक करके और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अब अपना ओटीपी डाल लेंगे, और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी सेंट रिसेंड अटेम्प्ट जो है 3 अभी ओटीपी सेंड का ऑप्शन है। मीन्स ये कि अगर आपको मान लीजिए ओटीपी लेट से आता है, तो थोड़ा-सा वेट करिएगा, क्योंकि जैसे ही ये 3 ओटीपी हो जाएँगे, तो मुझे लगता है कि ये 24 घंटे के लिए आपके दोबारा ओटीपी नहीं मँगा सकते हैं, फिर आपको 1 दिन बाद ही करना होगा, ठीक है? तो अभी मेरा ओटीपी आ गया है, तो यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल करके और यहाँ पे वेरीफ़ाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, और ये सक्सेसफुली जो है मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफ़ाई हो गया है, ठीक है? अब सेम तरीके से जो है, अभी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आपका जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो पासवर्ड है उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, और 0 से लेके 9 के बीच में कोई एक नंबर भी होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, जिसमें ये सारे कंडीशंस फुलफ़िल हो रहे होंगे।
लेकिन दोस्तों आपको अपना पासवर्ड याद रखना चाहिए। ये उस समय आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब ओटीपी सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड होता है और आप ओटीपी मंगाने की वजह से लॉगिन नहीं कर पाते हैं और आप अपना पासवर्ड भी भूल गए रहते हैं। ये दोनों में सेम पासवर्ड डालने के बाद से क्रिएट पासवर्ड, तो ये हमारा सक्सेसफुली जो है पासवर्ड भी क्रिएट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कंटिन्यू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे अब दोबारा से यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के दोनों में से किसी भी ऑप्शन से अपने आईडी में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले आपको ऑप्शन मिलता था यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का, लेकिन अभी यहाँ पे आपको मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा स्टेप 1 में, ठीक है? तो इसका मतलब कि हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे जो है आप अपना कभी भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूँगा कि जब आपका एक बार एप्लीकेशन फॉर्म कोई भर देते हैं, तो उसके बाद से आप चेंज मत करिएगा, जब आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हो जाए, उसके बाद से चेंज करिएगा, ठीक है? अदरवाइज़ आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में आप देखेंगे तो पहले नंबर पे इंस्ट्रक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन है इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। पहला नाम यहाँ पे है, आपका फुल नेम जो है वो कैसे भरना है यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 बॉक्स मिलेंगे। तो अगर आपके नेम में 3 वर्ड्स हैं तो आप तीनों में एक-एक नेम भर देंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर 2 वर्ड्स हैं तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में भरेंगे और मिडिल वाले पार्ट को छोड़ देंगे। ठीक है? उसके बाद से अगर आपका मान लीजिए नेम में सिर्फ़ एक ही वर्ड्स है, तो आपको यहाँ पे सिंगल वाले में फर्स्ट नेम में ही भरना है, ठीक है? और उसके बाद से जेंडर, डीओबी, फादर्स नेम, मदर्स नेम ये सारा कुछ डाल कर के जो भी आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, वही भरेंगे। उसके बाद से नेम चेंज, अगर आपने कभी नेम चेंज किया है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन करते समय, ठीक है? जैसे मान लीजिए 10th में आपका नाम कुछ और है, 12th में कुछ और हो गया, ठीक है? गलती से हो जाता है कई बार, तो वो चेंज होके वही रह जाता है, ठीक है? अगर ऐसा है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप यहाँ पे उसको दूसरा भी नाम डालना होगा। अगर नहीं चेंज हुआ है तो आपको सिंगल नेम जो ही है उसी से हमारा काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डिटेल्स में जो भी आपका बोर्ड नेम है, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी आपके मैं आगे भरूँगा। और जो फाइल्स नेम होंगी पिछले साल के मुकाबले अभी इस साल में जो है ना ये एक नई चीज़ आई है। आपको जो भी फाइल्स इसमें अपलोड होंगी, उस फाइल का जो पर्टिकुलर एक नेम होगा, ठीक है? फाइल का रीनेम जो करके आप उसको नेम यही नेम डालेंगे जो जिस फाइल पे दिया गया है, ठीक है? तो अभी चलते हैं और अपना फॉर्म को यहाँ पे प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और अपना फॉर्म जो है भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अभी हमारा ये फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो फर्स्ट नेम में मैं अभी हीरा डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं मिडिल नेम और लास्ट नेम को खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी ये फर्स्ट नेम मेरा मैं यही डालना है, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ पूछ रहा है कि जो है आपका नेम उसको फिर से डालिए, ठीक है? तो यहाँ पे कन्फर्म कर लेंगे और यहाँ पे मिडिल नेम कन्फर्म करेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम कन्फर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो नेम है, जो ये आपने ऊपर दिया है, ये क्या आपने कभी चेंज भी किया है? जैसे मैट्रिक मैट्रिक में के बाद आपका नेम चेंज होके और ग्रेजुएशन में या फिर 12th में आपने कुछ और कर लिया और वो आगे से चल रहा है, ठीक है? अगर ऐसा है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और वो जब जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे नाम भरने का ऑप्शन आएगा, वो जो आपका चेंज हुआ हुआ नेम होगा उसका। और अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो वो इसका मतलब यह है कि ठीक है मेरे नेम में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उस स्थिति में आप येस पे क्लिक करेंगे और मैक्सिमम लोग येस पे ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही येस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऊपर आपने नेम भरा है वही नेम जो है आपके ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा और इसमें एडिट का ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे चल के अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम डालेंगे जो भी आपके 10th के मार्कशीट में दिया होगा। तो यहाँ पे मैंने ये नाम डाल दिया और इसको कॉपी करके और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, भानु प्रताप सिंह, ठीक है? तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है, तो जया सुधा, ठीक है? तो यहाँ पे जया सुधा मैंने डाल दिया। अब गार्जियन नेम कई बार होता है ना कि हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं, ये कहें कि वो किसी और के सहारे पल रहे होते हैं बचपन से ही, ठीक है? तो ऐसा अगर स्थिति है, तो आप यहाँ पे अपना गार्जियन का नेम जो भी है, वो आप भरेंगे, ठीक है? बाकी अगर नहीं है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके और रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपने अभी फॉर्म भरा है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक बार और पूछ रहा है कि क्या आप श्योर हैं आगे बढ़ने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है? क्या अभी बना आपका? अभी आपका यूआरएन का जो है स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है।
स्टेप 2 में आपको आधार वेरिफिकेशन का बोला जाएगा या फिर कोई और दूसरा भी आप यहाँ पे आईडी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप दूसरी आईडी चूज़ करेंगे तो आगे चल के आपको थोड़ी-सी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। क्योंकि हमारा जो आधार सिस्टम है तो उसमें पता है आपका जो बायोमेट्रिक है उसमें इनेबल्ड होता है, तो आपको पहचानना आसान हो जाता है। फिंगरप्रिंट लगा करके एग्ज़ामिनेशन हॉल में आगे चल के अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आई तो उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कोई फ़ोटो आईडी यूज़ करेंगे तो ये फैसिलिटी उस फ़ोटो आईडी में होती नहीं है, ठीक है? तो आप कोशिश करिए कि आपका जो आधार कार्ड है उसी को डालिए, ठीक है? अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड में नेम चेंज हो गया है, तो आप उसको जल्दी से सुधार करवा लीजिए, ठीक है? और फिर यहाँ से स्टेप को आगे बढ़ाइए, ठीक? अभी ये आपका आधार कार्ड वेरिफ़िकेशन के लिए कंसेंट माँग रहा है, तो इस पे तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। तो अभी मैं अपना आधार वेरीफ़ाई कर लेता हूँ। परमिशन माँग रहा है कि आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है, उस पे जो है आपका ओटीपी जाएगा आधार का वेरिफ़िकेशन करने के लिए, ठीक है? तो उस ओटीपी को मैं यहाँ पे वेरीफ़ाई कर लूँगा, ठीक है? ओटीपी सेंड हो गया है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मोबाइल नंबर अभी पीछे दे रखा है, वही नंबर हो तो भी ओटीपी सही माना जाएगा, ठीक है? जो भी आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है, उस पे ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल कर के और वेरीफ़ाई कर लेंगे। ठीक है? अभी मैं वेरीफ़ाई ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। प्लीज़ वेरीफ़ाई योर ओटीपी केयरफुली का ये निशान माँगा है, तो मैं यहाँ पे येस आई क्लिक किया और ये जो है मेरा वेरीफ़ाई हो चुका है। जैसे ही आप वेरीफ़ाई करेंगे ना, तो आपका जो भी आधार रिलेटेड जो आपका डेटा है, वो पूरा यहाँ पे शो होने लगेगा और एकदम मैच्ड होने लगेगा अगर आपने सही कुछ भरा है तो। इन केस अगर मान लीजिए आपका जो ये चीज़ें जो हैं मैच नहीं होती हैं, तो अगर मैच नहीं होगी ना तो वो अपने आप फॉर्म को वो रिजेक्ट करेगा और बोलेगा कि आप दूसरा आईडी यूज़ करिए, ठीक है? मैच नहीं हो रही है इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। हालाँकि मेरा मैच कर गया इसलिए ये आगे बढ़ गया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, वो यहाँ से ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा, उठा लेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो डिटेल है वो मेरा उठा लिया है। नीचे यहाँ पे सबमिट का बटन मिलेगा और इसको आप क्लिक करके यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड? यस पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार और मांग रहा है, 3 बार इसने परमिशन मांगे और तब जा कर के ये सक्सेसफुली का ऑप्शन आया कि आपका जो आधार है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद तो हमारा जो है ये स्टेप 2 भी कंप्लीट हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और बोर्ड प्रोफाइल ये जो है अभी इसको कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और नीचे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इन केस अगर आपका जो आधार कार्ड डिटेल्स है, वो आपके जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स अभी आपने पीछे डाला है, उससे मैच नहीं कर रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, केवाईसी आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। उस केस के बाद अगर ऐसा आता है, तो उसके बाद आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन फ़ोटो आईडी में, जिसमें आप दूसरा कोई फ़ोटो आईडी चूज़ कर सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आप इसको चूज़ करते हैं, तो ये आपको जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे थोड़ा पहले पहुँचना होगा, नॉर्मल कैंडिडेट का या जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे टाइमिंग दी होगी, उससे आपको 1 डेढ़ घंटे पहले पहुँचना होगा ताकि आपकी अलग से जो है वेरिफ़िकेशन की जाएगी क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है, उसमें जो है आधार कार्ड से मैच नहीं है, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको अलग से वेरिफ़िकेशन प्रोसेस से थोड़ा गुज़रना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अभी इनमें से कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी आपको आईडी कार्ड इश्यू हुआ है, तो वो आप लगा सकते हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं फ़ोटो आईडी कार्ड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने बताई आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको 1 घंटे पहले पहुँचना होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप जो भी आपने आईडी चूज़ की होगी, तो उसका नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मैं अपना एक ऐसे ही रैंडम नंबर डाल देता हूँ। बाद से ये जो भी आपने फ़ोटो आईडी डाली है, उसका इश्यू डेट क्या था, वो आपको यहाँ पे डालना है। ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद से जो भी आपने फ़ोटो आईडी यहाँ पे नंबर डाले हुए हैं, उस फ़ोटो आईडी का जो है आपको इमेज जेपीजी फ़ॉर्मेट में आपको देना होगा।
जिसका साइज़ जो है 20 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ फ़ाइल का जो नेम है वो आईडी कार्ड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये ही आपका जो फ़ाइल नेम होना चाहिए, अदरवाइज़ ये उठाएगा ही नहीं। तो ये जो आईडी कार्ड का नेम है ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। यहाँ पे चूज़ फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जो भी है आपने फ़ाइल अपलोड करनी है उसका यहाँ पे सब कुछ दे रखा है पहले से ही। तो आपको इसी तरह से आपको जो है पहले से फ़ोटो बना करके और ऐसे ही आपको सबमिट करना है। नीचे यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका जो परमिशन यहाँ से माँग लेगा। ये मैं अपना फ़ोटो आईडी कार्ड यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ओपन पे क्लिक करके और मेरा यहाँ पे आईडी कार्ड का ये छोटा-सा व्यू दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि ये दूसरा कुछ हो गया है तो यहाँ पे फिर से चूज़ करके और उसको अपडेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए अपलोड फ़ोटो आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है डू यू वांट टू अपलोड योर फ़ोटो आईडी कार्ड? तो येस मैं ये अपलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे तो ये आपका रिव्यू के लिए दिखा रहा है कि आपने जो भी यहाँ पे डाला है, वो सब कुछ क्या-क्या डाला है, उसको मैच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सही है, तो आप आगे बढ़िए, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ मैंने भर दिया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके और वापस जाके उसको चेंज करके और सेम प्रोसेस से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको फ़ोटो दिखाएगा कि आपने क्या यूज़ किया है। अभी मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा और येस पे क्लिक किया और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और ये येस प्रोसीड। अब ये योर आधार फ़ोटो आईडी कार्ड डिटेल्स हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है? ओके पे क्लिक करेंगे और ये सिंस यू हैव डू नॉट ये सब फिर से वही चीज़ बोल रहा है कि आपको पहले आना पड़ेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन क्रिएशन के थर्ड फेज़ में, ठीक है? मैट्रिकुलेशन बोर्ड से रिलेटेड जो आपका सर्टिफ़िकेट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, वो इसमें भरेंगे, ठीक है? तो पहले नंबर पे ये पूछ रहा है कि आपने जो अपना 10th लेवल की जो पढ़ाई है वो कहाँ से करी है, इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया? तो हम इंडिया पे सेलेक्ट किए हैं और यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका जो स्टडी हुई है वो किस स्टेट में से हुई है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको फिर से उसे कन्फर्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे बोर्ड नेम पूछा जाएगा, जो भी जिस बोर्ड से आपने किया है वो यहाँ पे भर देंगे, ठीक है? यहाँ से उसको कन्फर्म कर लेंगे। यहाँ पे आपने किस सन में पास किया है 10th तो उसका ईयर डाल देंगे। यहाँ पे सर्टिफ़िकेट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका सर्टिफ़िकेट नंबर है, ये यूपी बोर्ड की मार्कशीट है, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपना सर्टिफ़िकेट नंबर जो है डाल लेंगे। उसके बाद से रोल नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोग अपना रोल नंबर डाल लेंगे। आपने जो मार्कशीट आपकी इश्यू हुई है, वो किस डेट को इश्यू हुई है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो आपको देखने को मिलेगा आपके मार्कशीट के नीचे जो है, यहाँ पे लिखा होगा और इसको आपको वही डेट यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे डेट कन्फर्म करेंगे। यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो मार्कशीट है, वो किस बेसिस पे उसका रिज़ल्ट जारी किया गया था, सीजीपीए पे, जीपीए पे या परसेंटेज बेसिस पे। तो परसेंटेज बेसिस पे हुआ है यूपी बोर्ड का मार्कशीट जो आता है। तो यहाँ से आप लोग को दशमलव के 2 डिजिट तक परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि क्या आपको यूडीआईएस नंबर आपको पता है, कोड जो होता है स्कूल का, वो आपको पता है? पहले ये कोड नहीं था, अब से ये कुछ समय पहले से ही कोड ये जारी किया जा रहा है, ठीक है? तो अगर वो कोड आपको पता है, तो आप यहाँ पे यस भर के और वो यहाँ पे कोड डालेंगे, तो आपका यहाँ पे स्कूल का नेम आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको अगर आपका स्कूल का कोड नहीं पता है, तो यहाँ पे नो भरेंगे, ठीक है? तो जैसे ही नो भरेंगे ना, तो आपके सामने एक ये बॉक्स खुलेगा और यहाँ से आप अपना यूडीएस कोड पता कर सकते हैं। यहाँ आप अपना सेलेक्ट करेंगे स्टेट, तो स्टेट में मैं अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ और उत्तर प्रदेश में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल हैं, वो सारे खुल जाएँगे। तो यहाँ पे ना आप अपने स्कूल का अगर नाम सर्च करेंगे, तो आपके स्कूल का जो कोड है, वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है? अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मुझे यूडीएसआई कोड नहीं मिल रहा है सही से या कन्फर्म नहीं है, तो उसके लिए आप लोग ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है? इस वेबसाइट पे आपको आपके स्कूल का कोड सर्च करने का और भी ज़्यादा फ्रीडम मिलता है और भी अच्छे से आप लोग पता कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग तो यहाँ से इंटर कीवर्ड अपने स्कूल का नाम डाल के पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे एडवांस सर्च का ऑप्शन दिया है। एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे ना, तो और भी अच्छे से आप अपने एरिया को टारगेट करके उसमें स्कूल को देख सकते हैं कि वो सच में आपका स्कूल है कि नहीं, ठीक है? तो अभी के लिए मैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चलता हूँ
और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं मान लीजिए अभी के लिए आजमगढ़ सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही सेलेक्ट का ऑप्शन था, अब यहाँ पे ब्लॉक लेवल का भी ऑप्शन दिया है। तो अब ब्लॉक में आप सर्च करेंगे तो आपको थोड़ी-सी आसानी होगी सर्च करने में। उसके बाद से क्लस्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस ब्लॉक के अंदर भी कोई एरिया को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस एरिया में आपका स्कूल है। तो वहाँ से जब आप डालेंगे तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से लेवल का, प्राइमरी लेवल का स्कूल है कि अपर प्राइमरी, या वहाँ पे डालेंगे ना तो सेकेंडरी जो भी है आपका स्कूल। तो यहाँ पे तो सेकेंडरी विथ हायर सेकेंडरी वाला मतलब 10th और 12th दोनों वाला है। तो इसमें से जो भी आपका स्कूल का लेवल है वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह में डाल सकते हैं कि मान लीजिए किसी अलग से गवर्नमेंट एडेड किस टाइप की स्कूल है उसको डालेंगे तो आप एकदम उस एरिया में जितने भी इस फ़िल्टर से रिलेटेड, सर्च से रिलेटेड जो भी स्कूल हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। तो आपकी थोड़ी कम लिस्ट दिखेगी, तो वहाँ से आप अपना स्कूल सर्च करके और उसका UDISE नंबर जो है वहाँ से ले करके और यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तब आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पे डायरेक्ट अपने जैसे ही आपने यस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप UDSE नंबर डालेंगे तो वही स्कूल यहाँ पे शो होने लगेगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है UDS नंबर पता करने का तरीका। अगर आपको फिर भी इन दोनों तरीकों से आपका UDISE नंबर नहीं मिलता है तो फिर समझ लीजिए कि आपका जो स्कूल है वो किसी और से एफिलिएटेड था और वहाँ से आपको उसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप लोग अपने जो भी स्कूल है उससे कांटेक्ट करें। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपको ये जो भी आपने ऊपर डिटेल्स भरे हैं उससे रिलेटेड आपको जो अपना बोर्ड मार्क एग्जामिनेशन का मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसका साइज मेंशन कर रखा है 50 KB से लेके 300 KB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, साथ ही साथ फाइल का नेम बोर्ड सर्टिफिकेट करके होना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करके और पेस्ट कर लिया हूँ, अपने फाइल का नाम पहले ही मैंने सेट कर रखा है और यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड सर्टिफिकेट नाम से ये फाइल बना रखी है, इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अपलोड किए तो यहाँ पे बोला है प्लीज़ प्रेस दिस बटन, तो अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। दूसरा तरीका अपलोड करने का ये है कि आपका डिजी लॉकर में अगर आपका डॉक्यूमेंट पहले से रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप डिजी लॉकर यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट उसको फेच करके और यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका है, लेकिन आप लोग यहीं से कर लीजिएगा, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम लोग नॉर्मली भी कर लेंगे और यस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो दिखा रहा है कि बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे मैं आई हियर बाय पे क्लिक करके मैं इसको सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसको फुलफिल करके और नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करूँगा तो जो भी मेरा फाइल है वो सब कुछ यहाँ पे, और यहाँ से मैं उसको व्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, कि जो मैंने अपलोड किया है सच में वो वही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसको एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। करेक्शन का समय आएगा तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तभी उसको आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एडिट, अगर मुझे कुछ गड़बड़ी दिखती है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, अदरवाइज मैं एडिट पे नहीं क्लिक करूंगा और डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करते समय यहाँ पे यस कन्फर्म कर देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि फाइल सबमिटेड सक्सेसफुली दिख रहा है, तो इस पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इसको यहाँ से रिव्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखे हुए मिल जाएंगे और नीचे लिखा है लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है फुल्ली जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी इसमें और चेंजेस की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे क्लिक करके और उसको नीचे एडिट बटन पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं और वापस इसी पेज पर के आ करके और यहाँ लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू लॉक एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ठीक है मैं करना चाहता हूँ, सब कुछ मेरा सही है। जैसे ही लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे ना तो ये 4 से 5 सेकंड का टाइम लेगा और वो तुरंत जो है आपके नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वहाँ पे जंप हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल चुका है, URN नंबर जिसको बोलते हैं। अब मैं URN नंबर से मेरे पास भी एक लॉगिन का ऑप्शन मिल गया और यहाँ से ये URN नंबर जो है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे URN बन गया तो ये मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें से जो आपका स्टेप 2 है ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में पहुंच गए हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए जो भी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भरने के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। तो दोस्तों हमारा URN नंबर जनरेट हो गया और हम पहुंच चुके हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाले स्टेज में और यहाँ पे हमें सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
ठीक है, तो इसको एक-एक करके भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल वाले पे चलते हैं, ठीक है। पर्सनल डिटेल पे हम क्लिक करेंगे और अपना पर्सनल डिटेल जो है उसको भरेंगे। तो सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी चूज़ करेंगे, सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो सिटीज़न ऑफ इंडिया यहाँ पे डालेंगे। माइनॉरिटी स्टेटस है आपका तो येस क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। अभी के लिए मैं नो क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मदर टंग का पूछ रहा है तो आपका हिंदी, इंग्लिश जो भी है, मदर टंग जो भी आप बोलते हो वो डाल सकते हैं। मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे आप लोग चूज़ कर सकते हैं अपना जो भी है। तो अभी के लिए मैं अनमैरिड चूज़ कर रहा हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में या अब्रॉड में, तो वहाँ से आप लोग, इंडिया को मैंने सेलेक्ट किया। प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो भी आपका डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ से अपना जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से टाउन सेलेक्ट कर लेंगे या विलेज का नाम या सिटी का नाम, तो जो भी आपके विलेज का नाम है वो यहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा। दूसरे नंबर पे है हमारा इंटर पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे नाम डाल लेंगे, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दिया। इंटर योर पिन कोड, ठीक है, तो आपका जो भी पिन कोड होगा वो यहाँ पे आप लोग एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सअप नंबर, मान लीजिए कई बार होता है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर से अलग है, तो यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं। इन केस अगर आपका मोबाइल नंबर बंद होता है तो इस पे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, तो अगर आपके पास है तो अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है रेड कलर का, उसी फील्ड को भरना जो है ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। बाकी जो फील्ड है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पे कुछ दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसको भी डाल करके आप दे सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिव्यू कर सकते हैं कि जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन आपने डाली है कुछ गड़बड़ है तो उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं वापस, या फिर सबमिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सबमिट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। डू यू वांट टू सबमिट योर पर्सनल डिटेल्स, तो उसको मैं क्लिक करके और आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो पर्सनल डिटेल आइडेंटिटी प्रोफाइल है ये भी सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब यहाँ पे मैं पेरेंट्स वाले पोर्शन में आ जाता हूँ। पर्सनल प्रोफाइल भरने के बाद से पेरेंट्स प्रोफाइल वाले सेक्शन में आएंगे। नाम है जो पहले आपने डाल रखा है मार्कशीट से वो अपने आप उठा लेगा। यहाँ पे आप अपने फादर का स्टेटस चूज़ कर सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं, ठीक है। तो अभी मैं अलाइव यानी कि जिंदा है पे सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन के तौर पे वो क्या करते हैं उनका यहाँ पे सारा लिस्ट दिया हुआ है, बिजनेस हो गया, एग्रीकल्चर जो भी है वो इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर चूज़ कर लेता हूँ। और एनुअल इनकम उनकी कितनी है, फादर की सिर्फ, ठीक है, ठीक है, उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पे आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेशनैलिटी मैं चूज़ करूँगा और आपके फादर जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आप लोग उनकी नेशनैलिटी डाल सकते हैं। स्टेट, स्टेट इन विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, तो ओरिजिनली वो किस स्टेट से हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे डालना है। तो यहाँ से हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट में मैं फिर से आजमगढ़ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम तरीके से आपको मदर्स का भी फॉर्म फिल करना होगा। ये अलाइव मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑक्यूपेशन में मैं होम मेकर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एनुअल इनकम में मैं 0 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेशनैलिटी में मैं अगेन सिटीजन ऑफ इंडिया और यहाँ पे ओरिजिनली किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने फादर और मदर दोनों का जो है प्रोफाइल का यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं कि जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो करेक्ट है या फिर उसमें कुछ संशोधन करना है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन मांगेगा तो यहाँ पे हम कन्फर्म कर देते हैं और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है पेरेंट्स का प्रोफाइल जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और दोस्तों अब हम आते हैं अपने सोशल कैटेगरी प्रोफाइल वाले सेक्शन में और इसमें आकर के हम इसको भरेंगे। देखिए इस फॉर्म को भरने में सबसे ज़्यादा आपको इसी में सावधानी देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड इसमें आप डेटा डाल रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन से वंचित किया जा सकता है अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो, ठीक है। यहाँ तक कि एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ओबीसी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ अपलोड अ वैलिड एंड इनेबल्ड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल बी सब्जेक्टेड
टू फिजिकल वेरिफिकेशन। जो भी आप इसमें डिटेल्स डालेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर अगर आयोग को लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ी की है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन में मान लीजिए उनको पता चलता है कि आपने गलत तरीके से यूज़ करके अपना जो है ये कास्ट या ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सावधानी से इसको भरना है। ठीक है, और ईमानदारी से भरना है। अभी के लिए यहाँ पे देखिए बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं? तो येस या नो पे इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं नो पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं क्रीमी लेयर में नहीं आता हूँ। क्रीमी लेयर्स मीन्स होता है क्या? देखिए ओबीसी को 2 भागों में बाँटा गया और एक वो वर्ग जो अमीर वर्ग में आते हैं और एक वो वर्ग जो है गरीब वर्ग में आते हैं या नॉर्मल वर्ग में आते हैं, नॉर्मल ओबीसी। ठीक है, तो अमीर वर्ग वाले जो हैं उसको यस क्लिक करेंगे तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक है, उनको ट्रीट किया जाता है जनरल की तरह से। इसलिए मैं अभी यहाँ पे नो पे क्लिक करके और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर जो है वो डालूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल लेता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे तो दोस्तों ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी में जो भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, अगर मान लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट है अगर डीएम ने जारी किया है तो आपको लिखना है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उस जिले का नाम। ठीक है, जहां से आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। इन केस अगर एसडीएम ने जारी किया है तो लिखेंगे ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उसके बाद अपने सब डिवीजन का नाम। इन केस अगर आपका मान लीजिए तहसीलदार ने जारी किया है आपका सर्टिफिकेट तो लिखेंगे ऑफिस ऑफ द तहसीलदार और आपको अपने तहसील का नाम लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग तीनों में से जो भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसको ऐसे लिखेंगे। अभी ये सामने जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं इसको तहसीलदार ने जारी किया है और ये डिजिटल सिग्नेचर के साथ जारी हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑफिस ऑफ द तहसीलदार और लास्ट में अपने तहसील का नाम जो भी है। उसके बाद से डेज़िग्नेशन आपकी जो इश्यूइंग अथॉरिटी है, जो कि आपका सर्टिफिकेट जारी की है, उस किस लेवल की है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, कलेक्टर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, जो भी आपका जो सर्टिफिकेट जारी किया है, उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आपने जो भी सर्टिफिकेट बनवा रखा है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है? तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद से एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। तो दोस्तों जिसने भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया है आप उसका यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, इन केस मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट से जारी हुआ है, डीएम ने जारी किया है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस डालेंगे और एसडीएम ने जारी किया है तो आप अपने सब डिवीजन का यहाँ पे फुल एड्रेस डालेंगे। और इन केस अगर तहसीलदार ने जारी किया है तो आप अपने तहसील का फुल एड्रेस जो भी है पिन कोड के सहित वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद है डेट ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। ये भी आपका डेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा। अगर आपके फादर जो हैं इनमें से कोई भी सर्विस में रहे हैं इंडिया के तो उसमें आप अपना वो सर्विस का नाम डालेंगे, किस पोस्ट पे रहे हैं। और अदरवाइज अगर नहीं है तो ये नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये हो गया नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट एंड ट्राइब, तो आपको अपने कास्ट या ट्राइब का जो भी आपका नेम है वो उसको डालना है। और ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये आपको सर्टिफिकेट पे भी लिखा होगा और सर्टिफिकेट पे लिखा होगा उसी से आपको देखकर डालिए। और उसके बाद से उसका नंबर सेंट्रल लिस्ट में उसका नंबर कितना है वो नंबर डालना होगा। वो नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ देखिए क्लिक हेयर टू सी द लिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से आप पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है और यहाँ से आप जिस भी कास्ट में आते हैं वहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख करके जो भी आपके कास्ट का वो नेम नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी के लिए मैंने ये सब कुछ डाल दिया है। अब यहाँ से मैं नीचे जो भी आपने ये कास्ट सर्टिफिकेट का को पीडीएफ मिला होगा उस पीडीएफ को यहाँ पे डालना है और उस पीडीएफ का नाम आपको फिर से यहाँ पे देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा और 50 केबी से लेके 30 केबी 300 केबी के बीच में होना चाहिए और साथ ही साथ वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ से ओपन करके और अपलोड कर लेंगे। अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ओके पे क्लिक करेंगे। और दूसरा तरीका एक और है कि अगर आपके डिजी लॉकर में अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट शो हो रहा है रखा हुआ है तो आप यहाँ से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा लेगा। ठीक है,
अब यहाँ से नीचे के कुछ डिटेल्स वगैरह हैं, इसको देख लेते हैं। पर्सनल डिटेल में डू योर फादर हैव पैन कार्ड, अगर आपके फादर के पास पैन कार्ड है तो येस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। मैं येस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि डालिए उनका पैन कार्ड नंबर, ठीक है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके काम चला सकते हैं। अगर आपके फादर के पास आधार कार्ड है तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो येस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे उनके आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे डज योर मदर हैव पैन कार्ड, सेम चीज़ जो है मदर के लिए भी आपको येस और नो चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको पता है कि मैं एक ये ऐसे ही फेक फॉर्म आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कोई भी यहाँ पर जो है नंबर्स डाल दिए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो भी डिटेल्स आपने डाल रखा है उसका एक रिव्यू लेने के लिए ऑप्शन आएगा आपके पास सोशल कैटेगरी वाले सेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे अपना डिटेल्स जो भी आपने भरे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके दोबारा से ही ये फॉर्म को भरते हुए वापस से यहीं पर आकर के सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा फॉर्म सही है तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रोफाइल है हमारी डिसेबिलिटी से रिलेटेड, तो उसमें अगर आप डिसेबल वाले सेक्शन में आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अभी के लिए मैं इसको नो करके आगे बढ़ता हूँ। हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज अ फिजिकली चैलेंज्ड के रूप में कभी एग्जाम में अपीयर हुए हैं क्या, ठीक है। तो इस पे भी मैं नो पर ही क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ मैं आई डिक्लेयर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो भी हमने डिटेल्स डाला होगा सेम वही प्रोसेस है, एक बार रिव्यू करने का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कन्फर्म करता हूँ और यहाँ हमारी डिसेबिलिटी प्रोफाइल जो है वो भी सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टिक का निशान लग गया है। अब आएंगे अपने एड्रेस वाले सेक्शन में। अब इसमें आपको तीनों का एड्रेस डालना होगा, ठीक है। आपका एड्रेस और आपके फादर का एड्रेस और आपके मदर का एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया है। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस मीन्स जहाँ पे आप पत्राचार जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो जो भी यूपीएससी को अगर कुछ लेटर वगैरह भेजना हुआ या फिर आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड लेटर हो गया या कोई नोटिस वगैरह भेजना हुआ तो इसी एड्रेस पे आपके भेजेगी। तो इस एड्रेस को आप लोग सही सही भरेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर डाल सकते हैं, अपार्टमेंट का नाम डाल सकते हैं या बिल्डिंग का नाम डाल सकते हैं या फिर कोई गली होगी जिसका आसपास आपका घर है तो उस गली का नाम भी डाल सकते हैं या फिर आप कोई अपने लोकल में जो भी दुकान है उसका नाम डाल सकते हैं जिसको 2-4 लोग जानते हों। अगर ये भी नहीं है तो सिंपली जो है आप 3 जीरो कम से कम डाल दीजिएगा। उसके बाद से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे मैं अपना जो है विलेज का नेम, ठीक है, यहाँ विलेज का नेम डाल देंगे और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नेम भी डाल देंगे कौन। उसके बाद से यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज करने का कि ये जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है लेटर के संबंध में वो क्या आपके परमानेंट एड्रेस से ही मैच करता है। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये नीचे वाले जो भी ऊपर आपने डिटेल्स डाला है वही आपके परमानेंट में एड्रेस में भी ऑटोमेटिकली वहाँ से ले लिया जाता है और यहाँ पे सीधा आपको नेक्स्ट पे ही क्लिक करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से अगर आप नो करेंगे तो आपको दोनों भरना होगा फिर से अलग अलग एड्रेस। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने जो एड्रेस अभी अपना बताया, ठीक है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्या वो फादर के करेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है दोनों सेम है या फिर अगर नो करेंगे तो आपको जो है भरना होगा मैनुअली। अदरवाइज अगर आप यस करते हैं तो आपका जो एड्रेस आपने डाला था करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वही आपके फादर्स के भी एड्रेस में आ जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब मदर्स के एड्रेस में आ गया। तो मदर एड्रेस में आपको यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो मदर का एड्रेस है वो सेम एज योर फादर एड्रेस, जो आपका जो फादर के एड्रेस है वैसा ही आपका मदर का है। अगर यस करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा वहाँ से उठा करके इसमें भी ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज नो करेंगे तो आपको मैनुअली भरना होगा। तो मैंने यस करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे मुझे रिव्यू का ऑप्शन आएगा कि अपना सारा डिटेल्स जो है इस एड्रेस वाले सेक्शन का चेक कर लीजिए, ठीक है। और उसको चेक करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे यस पे क्लिक करके कंफर्म करेंगे और ये जो हमारा एड्रेस सेक्शन है ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने एजुकेशनल प्रोफाइल वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स जो हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में भरने हैं।
असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको पता है कि आपने 10th का तो पहले ही भर लिया है, जब आपने स्टेप 2 में वहाँ पे सब अपने डिटेल्स जो डाले थे, ठीक है? तो आपको यहाँ से 12th से या डिप्लोमा जो भी आपका नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन होगा, उससे स्टार्ट करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में उसके बाद से ग्रेजुएशन का और ऐसे करके सारा डिटेल्स जो है एक-एक करके भरेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ एजुकेशनल प्रोफ़ाइल में आके, तो ये सारा डाटा मैंने पहले से ही भर रखा है। यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है कि जो भी आप डिग्री अभी भरने वाले हैं, वो 12th का हो गया या फिर ग्रेजुएशन का, वो आपने कहाँ से ली है। तो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि आप कौन-सा वाला भरना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी, ठीक है, 12th को यहाँ पे 10+2 ही बोलते हैं, ठीक है। ये वाला भरेंगे, अगर आपका ये नहीं है तो ऐसे ही नेक्स्ट करते हुए भी जाएँगे, तो जो भी आपका नेक्स्ट होगा, उसी को भरेंगे। अगर जो नहीं होगा उसको छोड़ के नेक्स्ट वाला भरेंगे, जो भी आपने किया है, ठीक है। ऐसे करते हुए मैंने 10+2 का पहले लिखा, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका कंप्लीट हुआ है या पेयरिंग है। यहाँ से हमने कंप्लीटेड चुन लिया और यहाँ से जो है अपना स्टेट चूज़ करेंगे कि आपने कहाँ से जो है ये डिग्री ली है, ठीक है? तो यहाँ से मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन वो आपके सर्टिफिकेट पे साफ-साफ लिखा होता है नीचे, ठीक है? किस डेट को आपने कंप्लीट किया या किस डेट को आपका इश्यू हुआ है ये रिज़ल्ट, ठीक है? वो डेट यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद से ये पूछेगा कि आपका जो अ, एग्ज़ाम हुआ था वो परसेंटेज मार्क्स वाला था या फिर सीजीपीए या जीपीए, जिस बेसिस पे आपको रैंकिंग दी गई थी, तो उस बेसिस पे आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मैंने परसेंटेज या मार्क्स वाला चूज़ कर लिया है। कितने परसेंटेज आए थे आपके, वो यहाँ पे डालना है, 2 डिजिट तक आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम रहा है 12th का, वो आप यहाँ पे भर के और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका एक डेटा तैयार हो जाएगा, ठीक है? अभी ये जो आपका डेटा तैयार हुआ है ना, ये आपका 10+2 का हुआ है। अब आपको सिमिलरली क्या करना है, ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल का भी आपको भरना होगा, ठीक है? तो मैं फिर से अपना सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे इंडिया, फिर से अपना जो नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन है उसको मैं यहाँ पे डालूँगा, ठीक है? तो 10+2 के बाद मैंने ग्रेजुएशन मान लीजिए किया है, ग्रेजुएट वाला चूज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैंने डिप्लोमा अगर किया है तो डिप्लोमा का चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा करके जो भी आपका नेक्स्ट है उसको आप चूज़ करेंगे। तो मैं अब सीधा यहाँ ग्रेजुएशन वाले पे आ गया, ग्रेजुएट, और यहाँ पे आप लेवल कंप्लीट करेंगे, अपीयरिंग है या फिर कंप्लीटेड है आपका ग्रेजुएशन, ठीक है? सेम वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई है आपको, सेम वैसे ही इसको भी कंप्लीट करना है। यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने किस में ग्रेजुएशन किया है, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग में, साइंस में, ह्यूमैनिटी में, ठीक है? और यहाँ से कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट, लॉ, अदर्स में आप कुछ भी जो भी आपका हो वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इंजीनियरिंग चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ से सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन पासिंग स्टेट यूटी फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है? तो जिस जगह पे आपका ये कॉलेज था जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, उसका यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन-सा यूनिवर्सिटी था। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो नाम है, वो आप अपने सर्टिफ़िकेट से मैच करा लीजिएगा। कई बार होता है कि 2 यूनिवर्सिटी के जो नाम होते हैं, वो मिलते-जुलते दिखते हैं, तो वो उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अभी के लिए मैं कोई ऐसे ही रैंडम डाल देता हूँ और इसके बाद से स्कूल इंस्टीट्यूशन, तो मेन जो यूनिवर्सिटी होती है, तो वो तो एक जगह होती है और उससे बहुत सारे कॉलेज जो हैं एफ़िलिएटेड होते हैं, तो वो आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है जहाँ से आपने डिग्री ली है, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा है ग्रेजुएशन डिग्री। तो ग्रेजुएशन डिग्री जो मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट की है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका डिग्री है, वहाँ पे यहाँ शो होने लगेगा, ठीक है? तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बीटेक डाल देता हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट या ब्रांच क्या थी आपकी, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? तो फिर आपका रोल नंबर डालना है, ठीक है? जो भी आपका ग्रेजुएशन में रोल नंबर हो, तो वो यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है, ठीक है? अभी के लिए मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाल देता हूँ और उसके बाद से डेट ऑफ कंप्लीशन, आपका किस डेट को कंप्लीट हुआ, वो भी आपके लगभग मार्कशीट में ही लिखा रहता है। अब यहाँ पे सीजीपीए वाला वो कॉन्सेप्ट आएगा कि आपका जो रिज़ल्ट आया है, वो किस फॉर्म में है, मार्क्स फॉर्म में, वही जो पीछे आपने 12th लेवल का भरा था, वही सब यहाँ पे भी डिटेल पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सीजीपीए, ठीक है? या स्केल 10 पे और उसके बाद अपना सीजीपीए डालना है, कितना सीजीपीए आपको मिला था, तो वो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, 6.78, जो भी आपका होगा सीजीपीए, वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद से सेलेक्ट मीडियम ऑफ स्ट्रीम एंड कोर्स, ठीक है? तो किस भाषा में आपने वो कोर्स कंप्लीट किया था, तो उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो है
ग्रेजुएशन लेवल का भी बन गया। इसके बाद से अगर मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है? तो उसका एक बार फिर से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके और अपना जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे आपका जो भी 2-3 जो भी डेटा है वो कंप्लीट होते जाएँगे और लास्ट में अगर आपको लगता है कि मैंने सारी डिटेल्स डाल दिए हैं अपने क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ विंडो खुलेगा। यहाँ से आप अपने सारे जो भी डिटेल आपने डाले हैं उसको यहाँ पे देख लीजिएगा, उसको चेक कर लीजिएगा और अच्छे से चेक करना है तो ये आँख वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आई वाले बटन पे, तो यहाँ पे आपका जो भी डिटेल आपने अभी डाला है वो एकदम अच्छे से खुल के यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ से क्लोज़ करके आप लोग इसको फिर से वापस यहाँ पेज पर उसी पे आ सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ इसमें एडिशन करना है, ठीक है? कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ एडिट पे क्लिक के करेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा सक्सेसफुली जो है एजुकेशनल प्रोफाइल भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अब हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आ जाएँगे। दोस्तों इसके बाद से हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, तो इसमें हम थोड़ा ध्यान से भरेंगे। देखिए, अगर आपने कोई काम किया है और उसको छोड़ दिया है, टेम्परेरी पर्पज़ के लिए किया था, ठीक है? तो अगर 1-2 महीने के लिए कभी किया था और छोड़ दिया था, उसमें ज़्यादा आपकी अर्निंग भी नहीं थी, तो उसको यहाँ पे मत डालिएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए कोई आपने ऐसा काम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं 5 साल, 6 साल से, ठीक है? जहाँ से आपकी अर्निंग हो रही है, तो उसको यहाँ पे आप अपना दिखा सकते हैं। या फिर आप एक चीज़ और मान लीजिए कि आपने 6 महीने कम से कम 6 महीने तक कहीं से कोई अर्निंग की है और एक कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अर्निंग आई हो, ठीक है? ये नहीं कि आज ये ₹200 आए तो कल फिर नहीं आए, 5 दिन बाद ना आए 2, ठीक है? तो ऐसे वाला अमाउंट मत लिखिएगा, ठीक है? कम से कम मान के चलिए 1000-2000 से ऊपर महीने का अगर रेगुलर आया हो 6 महीने तक का, तो उसको आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ अठन्नी-चवन्नी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे, ठीक है? 2 तरह के आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं, ठीक है? पहला चीज़ ये है कि आपने जो भी कमाई की है, उसमें आप बॉस खुद थे, मतलब आपको सैलरी नहीं मिलती थी, आप जितना भी कमाते थे, वो आपका ही था, ठीक है? आप वो काम करते थे और आपको अर्निंग होती थी, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन-कौन आते हैं? ये लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे हो गया फ्रीलांसर हो गए, आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं किसी के लिए, ठीक है? कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, तो उसमें तो बॉस आप ही हैं, जब जब आपको मर्ज़ी आप करिए, नहीं मर्ज़ी तो मत करिए, ठीक है? ओन बिज़नेस मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करते हैं, ठीक है? तो वो आप वहाँ पे इसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले में डालेंगे। ट्यूशन टीचर है, तो ट्यूशन टीचर का भी अपना उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, ठीक है? तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में ही काउंट होंगे। या यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर में भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आपको अपनी मर्ज़ी है, आपको खुद जो है वो आप खुद ही मालिक हैं, वहाँ से आपको हो गया। डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर को कोई ऊपर से रूल अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में डॉक्टर हैं, तब तो आप उसमें आ जाएँगे, ठीक है? आपको सैलरी मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइवेट डॉक्टर हैं और खुद का क्लिनिक वगैरह चलाते हैं इस तरीके से कि आपको खुद की अर्निंग आती है, आपके ऊपर कोई नहीं है, तो आप डॉक्टर वाला को भी डाल सकते हैं। कंसल्टेंट, कंसल्टेंट मीन्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को एडवाइस देना पसंद करते हैं और उनके बदले उनको अर्निंग होती है, तो इस तरह के लोग जो सेल्फ अर्निंग वाले सेक्शन में आ जाएँगे, ठीक है? या लॉयर हो गए, तो ये जितने तरह के इस जो भी लोग हैं, अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं, तो यहाँ से आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी में येस चूज़ करके के और अपना डिटेल्स भरेंगे। अगर नहीं कुछ किए हैं, अर्निंग अभी तक सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करके और नेक्स्ट पे जंप कर जाएँगे। यहाँ पे मैं येस करके कुछ डिटेल्स भर के दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप येस करेंगे ना, तो यहाँ पे इंटर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप ये भरिएगा, ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यही सारा डिटेल आपको भरना है, ठीक है? जो भी आप इसमें से हैं, ओन बिज़नेस, ट्यूशन टीचर, जो भी आप हैं, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ओके? दूसरे तो मैं अभी के लिए यहाँ पे मान लीजिए मैं यूट्यूबर ही डाल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने यूट्यूबर डाल दिया और यहाँ पे टोटल मंथली अर्निंग, ठीक है? तो यहाँ पे एवरेज मंथली अर्निंग जो है आपकी, वो यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा। मान लीजिए मैं 10,000 डाल देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद से यहाँ पे मैं पीरियड डाल देता हूँ कि कब आपने ये स्टार्ट किया था काम करना। यूट्यूबर का अगर है तो कब आपको अर्निंग आना स्टार्ट हुई, तभी को उसको माना जाएगा कि आपने कब जो है स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे पीरियड फ्रॉम लिख सकते हैं, तो पीरियड मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ अभी के लिए 2000 अ, 24, ठीक है? 2024 से मैंने स्टार्ट किया। आर यू स्टिल वर्किंग? तो मतलब आप अभी भी काम कर रहे हैं या छोड़ दिया आपने करके, ठीक है? तो यहाँ पे मैं येस क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं येस क्लिक करूँगा, इंटर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम में यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ? यहाँ पे मैं यूट्यूब ही डाल सकता हूँ, ठीक है? अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो डालिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेल्फ लिख सकते हैं, ठीक है? सेल्फ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन वाला नाम हो जाएगा, ठीक है? अगर वही देखिए मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि सेल्फ होते हैं लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे वो अपना डाल सकते हैं।
उसके बाद से प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप घर से ही काम कर रहे हैं तो आप अपने घर का एड्रेस डालिए, अदरवाइज़ आप कहीं पे जा कर के दूर जो है वहाँ पे जाके काम करते हैं, ठीक है? तो वहाँ का एड्रेस आप डाल सकते हैं और उसको डालने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अभी के लिए मैं ये इसको ऐड पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ, कि एक बार नो पे क्लिक करके कुछ और भी ऑप्शन आ रहे थे, उसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने नो पे क्लिक किया कि आर यू स्टिल वर्किंग? तो नहीं, मैं अभी नहीं काम कर रहा हूँ, तो कब आपने काम को ख़त्म किया, वो यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। 2025 में यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है? तो जब आपने वो डाला, आप वहाँ पे डाल दीजिएगा कि कब आपने काम को ख़त्म किया है, ठीक है? उसके बाद से प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वही चीज़ मैंने अभी बता दी उसको, और यहाँ पे फाइनली ऐड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक सेकंड, प्लीज़ एंटर प्रॉपर करेक्ट डेटा। अच्छा, इसमें मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस भी डाल दिया और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया ना, यहाँ देखिए एक मेरा प्रोफ़ाइल यहाँ पे जो है ऐड होके तैयार हो गया कि मेरा जो है सेल्फ अर्निंग हुई थी, और यहाँ से मैं अ, आई वाले बटन पे क्लिक करके मैं फुल्ली इसको देख भी सकता हूँ कि जो भी मैंने डिटेल डाली है वो सही है कि नहीं, ठीक है? क्लोज़ पे क्लिक कर देंगे। इस जॉब के अलावा सेल्फ में आपने कुछ और भी किया है, तो उसको भी यहाँ फिर से वही चीज़ करके डाल देंगे, ठीक है? अगर नहीं किया है तो अब एम्प्लॉयमेंट वाली डिटेल्स में आएँगे। एम्प्लॉयमेंट वाली डिटेल्स मीन वो जहाँ से आपको सैलरी आती है, उस तरह का काम। अगर आपने किया है तो यहाँ पे येस करेंगे, और जैसे ही येस करेंगे तो वही सेम टाइप का फॉर्म आपको मिलेगा। तो अब यहाँ सेलेक्ट एम्प्लॉयर टाइप्स, तो सेलेक्ट एम्प्लॉयर टाइप्स में आप वो भरेंगे कि आपको किसने एम्प्लॉय किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, पीएसयू हो गया, या प्राइवेट जॉब्स अगर कर रहे हैं तो प्राइवेट वाला भरेंगे, ऑटोनॉमस हो गया, ठीक है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन टाइप में, ठीक है? तो जो भी आपका इसमें से होगा वो आप भरेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेजिग्नेशन पोस्ट, ठीक है? तो यहाँ आपकी जो भी पोस्ट थी वो यहाँ पे डाल देंगे। तो ये अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइपिस्ट, मान लीजिए अगर मैं टाइपिस्ट के रूप में मैं कहीं पे अगर एम्प्लॉयड हूँ तो टाइपिस्ट डालूँगा। उसके बाद से मंथली रेम्यूनरेशन कितना आपको वहाँ से पारिश्रमिक मिलता था, ठीक है? तो वहाँ पे पारिश्रमिक मीन्स वही चीज़ हुआ सैलरी, ठीक है? तो सैलरी में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 12,000 डाल दिए, ठीक है? सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, इसका मीनिंग ये है कि आप कितने समय के लिए एम्प्लॉयड हैं, परमानेंट हैं, टेम्पोररी हैं, एडहॉक पे हैं। एडहॉक मीन्स कि आपके किसी और का जॉब था लेकिन आपको दिया गया है कुछ समय के लिए, ठीक है? इस टाइप में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप हायर हुए हैं, या पार्ट टाइम है, किस टाइप का ये जॉब है जो आप अभी के लिए कर रहे हैं, पार्ट टाइम है, तो वहाँ से जो भी आपका होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए मैंने पार्ट टाइम सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि इंटर डिटेल्स ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉयर स्लैश ऑर्गेनाइजेशन स्लैश फॉर्म। तो इसमें क्या है, आपको अपने जिसमें भी आप काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे नेम डालना है। तो अगर आप केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे। अगर राज्य सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या जो भी है आपका, वो डालेंगे, ठीक है? उसके बाद से मान लीजिए आप गवर्नमेंट में नहीं है, तो फिर आप अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, तो इस टाइप में, या फिर कोई और भी हो गया तो उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर आप प्राइवेट में कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका भी नाम डाल सकते हैं। फर्म, फर्म मीन्स वही हो गया कंपनी, तो कंपनी में काम किए कर रहे हैं तो कंपनी का नाम डाल सकते हैं। या फिर कुछ भी नहीं है तो जिसने आपको एम्प्लॉय किया है, या अगर वो कोई शॉप है या कुछ भी है, तो उस एम्प्लॉयर का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, ठीक है? पीरियड यहाँ पे डाल देंगे, किस डेट से किस डेट पे आप एम्प्लॉयड थे, और यहाँ पे मान लीजिए मैं अभी के लिए डाल देता हूँ 12 2000 2020। अब यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने अभी पहले बताई थी सेल्फ वाले में, यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन है कि आप अभी भी वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपने जो ये फ़ील्ड सेलेक्ट की है, जो भी आप ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्या ये टीचिंग से रिलेटेड है या फिर नॉन टीचिंग रिलेटेड है? ठीक है? तो अगर टीचिंग से रिलेटेड है, मान लीजिए आप ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचिंग वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? या फिर टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, मतलब आप किसी तरह के टीचर नहीं हैं, ये जो प्राइवेट जॉब आपने सेलेक्ट किया है किसी अंडर, तो यहाँ पे नॉन टीचिंग वाला सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो जहाँ पे आप एम्प्लॉय हुए हैं, वहाँ का एड्रेस यहाँ पे माँगा गया है, तो उसको यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया है। सेलेक्ट वर्क एज़ सुपरवाइज़र, तो सुपरवाइज़र के रूप में, या फिर आपने मान लीजिए मैनेजमेंट लेवल पे या हेड ऑफ ब्रांच के रूप में अगर आपने कभी सेवा दी है या दे रहे हैं, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप अदर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि किस पोजीशन पे आपने काम किया है। अदर पोजीशन में आप इनमें से कोई भी देख करके डाल सकते हैं, आपका अगर पोस्ट है इसमें तो। या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हैं, जो आपको पता है आपका पोस्ट क्या है कंपनी में, तो वो आप डाल सकते हैं, या फिर इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई स्टार मार्क नहीं है, आपको बताना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि
ये जो जैसे मान लीजिए मैंने टाइपिस्ट डाला है, तो टाइपिस्ट में आप एक्चुअली क्या-क्या काम करते हैं, वो भी पूछा गया है इसमें, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव मैनर में यहाँ लिखा है, मतलब मुझे कुछ शब्दों में बताना होगा कि एक्चुअल में मैं टाइपिस्ट के अंदर करता क्या हूँ। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं टाइपिस्ट हूँ, तो मैं ये सारी डिटेल डाल सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने टाइपिस्ट अगर डाला है, तो उससे रिलेटेड मुझे क्या-क्या काम करने होंगे? टाइपिस्ट हो गया, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट हो गया, डेटा एंट्री वर्क हो गया, ये सारे मुझे मेंटेन ऑफिस रिकॉर्ड हो गया, असिस्टिंग इन रूटीन वर्क्स, तो ये सारा जो है यहाँ पे मैं टाइप करके डाल सकता हूँ, ठीक है? तो जो भी आपका पोस्ट है उसमें एक्चुअल में आप क्या करते हैं उसको 1-2 लाइन में आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो भी आप टाइप करेंगे उसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। देखिए एक मेरा एक नीचे बन गया है, ये प्रोफाइल जनरेट होती जा रही है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है? अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी डिटेल्स डाले हैं वो सही है या गलत है, ठीक है? वहाँ पे क्लोज़ कर दिया मैंने। अगर इसको मुझे एडिट करना है तो पेन वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, अगर इसे डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है? अभी के लिए मैं प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँगा, ओके? और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्मेशन माँगेगा, येस पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स से रिलेटेड जो भी जानकारी थी, उसको हमने भर दिया है। अब दोस्तों हम आएँगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो है अचीवमेंट का। तो आपने ज़िंदगी में अगर कुछ उखाड़ा है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे माँगा गया है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट? तो उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नो करेंगे तो आपको ये सारा कुछ हट जाएगा और अगर आप येस करते हैं तो आपको ये सारे फ़ील्ड भर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें पूछा है कि प्राइस, ठीक है? प्राइस में अब देखिए आप तो प्राइस तो बहुत जगह पाए हो सकते हैं, कभी स्कूल में मिल गया होगा, कभी कॉपी पेन हो गया, कभी बैग मिल गई, तो ये सारे प्राइस में इसको मत गिनिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप 9th तक की अगर बात करें, तो 9th तक आपने कोई भी प्राइज़ जीता हो, तो उसको यहाँ मेंशन करने का उतना कोई ख़ास मतलब नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखिए जो भी आप चीज़ें डालेंगे ना, अगर उससे आपको लगता है कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है, तभी उसको यहाँ पे आप डालिएगा। अदरवाइज़ अननेसेसरी यहाँ पे पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि हमने ये भी किया, वो भी किया, कभी पेन मिला, कभी कॉपी मिली, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप मत डालिएगा। उसके बाद से है मेडल, तो अगर मेडल की बात हो रही है तो मैं ये कहूँगा कि मेडल आपको अगर आपने कभी कहीं पे अर्जित किया है तो कम से कम अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, ठीक है? तब वहाँ पे उसको आप मेंशन करिए, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कम से कम कुछ ऑर्गनाइज़ हुआ है, वहाँ पे आपने कुछ मेडल्स किसी भी फील्ड में जीते हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है स्कॉलरशिप। देखिए स्कॉलरशिप 2 टाइप की होती है। एक होती है अचीवमेंट वाली स्कॉलरशिप और एक होती है जो आपको जाति के आधार पे मिलती है। जैसे मान लीजिए ओबीसी को मिलती है तो उनको मिलेगी, ठीक है? लेकिन कुछ स्कॉलरशिप होती हैं जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट को मिलता है, उनके अचीवमेंट के आधार पे मिलता है। तो वो वाला जो स्कॉलरशिप है वो इसमें डालना है कि मान लीजिए आपने कभी किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, जो एडमिशन मिला है वो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिली है क्योंकि आपने उसका जो टेस्ट दिया होगा एंट्रेंस टेस्ट, तो उसके आधार पे आपको अगर मिली है स्कॉलरशिप की इतने लाख या हज़ार रुपए की, तो उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर वो स्कॉलरशिप कोई छोटी अमाउंट है 10, 5,000, 20,000 तक का भी तो मत डालिएगा, ठीक है? अगर आपका मान लीजिए कि ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ बड़ी स्कॉलरशिप है, तो उसको यहाँ पे आप लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट वाले में डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपने हिसाब से मैंने बता दी सब कुछ, इसको डाल लीजिएगा। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स हो गया या एनसीसी के फील्ड में आपने कुछ किया है, तो उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखिए। स्पोर्ट्स फील्ड में मान लीजिए आपने कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कुछ अचीव किया है, तो यहाँ पर उसको आप डाल सकते हैं। सिर्फ़ अचीवमेंट वाले को यहाँ पर डालिएगा, बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर खेले हैं सिर्फ़ लेकिन उसमें कुछ आया नहीं था, तो वो नीचे वाले में अभी मैं बताऊँगा उसको कहाँ पे डालना है या आपकी जो भी इंटरेस्ट है उसको कहाँ पर डालना है। यहाँ पे आप सिर्फ़ अचीवमेंट अपना डालेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम में अगर वैल्यू एडिशन कर रहा है तभी डालिएगा और एनसीसी अगर आपने किया है तो उसको ज़रूर यहाँ पे मेंशन करिएगा, ठीक है? वो एनसीसी जो है आपके जो पोस्ट होते हैं उन पे आपको इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे एनसीसी जो अगर होगा तो उसको ज़रूर से यहाँ पे मेंशन करिएगा अगर आपने किया है तो, ठीक है? उसके बाद से पोजीशंस आते हैं, ठीक है? पोजीशन वाले सेक्शन में पोजीशन या पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल या कॉलेज, ठीक है? ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि इसको डालने से मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी में वैल्यू एडिशन होगा, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओह! देखिए ये भी लॉग आउट हो गया बताते-बताते। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि आपने कभी स्कूल में या कॉलेज में कभी लीडरशिप की रोल निभाई है क्या? तो अगर उसको आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो आप यहाँ पे डालिए अदरवाइज़ उसको अननेसेसरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट है अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़।
अब देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमें करना पसंद है और हम करते आ रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? तो वो उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो उसको आप लिख सकते हैं। अब वो क्या-क्या हो सकती है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए एकेडमिक फ़ील्ड में आपने कुछ अचीव नहीं किया है तो और क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो, रेगुलर पार्टिसिपेशन आपका रहता हो, ठीक है? तो वो आप दिखा सकते हैं कि हम रेगुलर जो है डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहते हैं कॉलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आप दिखा सकते हैं कि जो अ, एकेडमिक में कि कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का आप काम करते हैं। मान लीजिए न्यूज़पेपर के लिए हो गया या फिर कॉलेज लेवल पे आप कोई मैगज़ीन निकलती थी, उसमें आप जो है अपना करते हैं या करते आ रहे हैं, तो उसको आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई रिसर्च पे आप काम कर रहे हैं, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा क्या दिखा सकते हैं एकेडमिक में, मान लीजिए आपको पब्लिक पॉलिसी हो गई, हिस्ट्री हो गया या बायोग्राफी हो गया, किसी भी पर्सन का बायोग्राफी पढ़ना, आपको ये सारी चीज़ें अगर पसंद हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपका अगर ऑप्शनल ही हिस्ट्री है, तो आपके लिए तो यहाँ लिखना थोड़ा सही भी रहेगा कि रेगुलर रीडिंग ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप लिखते हैं, तो थोड़ा आपके जो ऑप्शनल है, उसके लिए भी थोड़ा सही रहता है। इसके बाद से आते हैं सोशल वर्क, मान लीजिए किसी को पसंद है, सोशल वर्क में वो एनजीओ से जुड़ा हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि हाँ, मैं इस एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं रेगुलर जो है विज़िट करके और उससे रिलेटेड जो भी हेल्प होती है, वो मैं करता रहता हूँ, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट, तो जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको आप फ्री में ट्यूशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं किसी भी जगह जा कर के, तो ये एक तरह से ये सोशल सर्विस है, तो इसको भी आप डाल के अपना जो है वैल्यू थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या डाल सकते हैं और ब्लड डोनेशन, मान लीजिए आप रेगुलर करते रहते हैं, तो इसको भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, तो ये इसको भी आप दिखा सकते हैं सोशल सर्विसेज़ वाले कैटेगरी में। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई अवेयरनेस ड्रिवन कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड कोई है या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई है, तो उस चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं ऑलरेडी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और उसको क्या और क्या हो सकता है, स्पोर्ट वाले फ़ील्ड में अगर आप देखेंगे तो आप क्या-क्या डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, भले से आपने अचीवमेंट नहीं कोई है, लेकिन आपको खेलना पसंद है, आप चाहते हैं डालना, तो आप डाल सकते हैं ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग क्रिकेट डाल सकते हैं, फुटबॉल, जो भी आपको खेल खेलना पसंद है, उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसके बाद से एक और चीज़ आता है कि मान लीजिए आप योगा करते हैं या योगा टीचर हैं या जिम है या जिम ट्रेनर हैं या फिर रनिंग करते हैं, रेगुलर साइक्लिंग करते हैं, फिटनेस आपका सही रहता है, आप रेगुलर फिटनेस के फील्ड में काम कर रहे हैं या कोच हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में दिखा सकते हैं, ओके? अब इसके बाद से आते हैं, ये तो हो गया आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अब आते हैं कल्चरल या क्रिएटिव या वाले सेक्शन में। जैसे मान लीजिए आपको म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक में आप क्या वोकल गाना, आपको गाना पसंद है या फिर कोई जो है कुछ बजाना पसंद है, तो कुछ बजाना पसंद है तो उसको आप इंस्ट्रूमेंटल वाले में डाल सकते हैं, इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और वहाँ पे ब्रैकेट में वोकल लिख सकते हैं या इंस्ट्रूमेंटल, तो जो भी आपका है वो आप बता सकते हैं, ठीक है? पार्टिसिपेट इन डांस, थिएटर, आप इंटरेस्ट इन पेंटिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आप लोग डाल सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग में आप प्रोफ़ेशनल वाले में अगर आएँगे तो प्रोफ़ेशनल वाले फ़ील्ड में मैंने ऊपर भी बताया, उसको भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या-क्या हो सकते हैं, कंटेंट राइटिंग हो गया, ठीक है? एडिटिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप अपनी जॉब का नहीं डालेंगे, वो जॉब के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इसमें डालनी है आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक्स्ट्रा में आप क्या करते हैं। जैसे कई लोग हैं जो यूट्यूब पे प्रोफ़ेशनल चैनल वगैरह चलाते हैं। प्रोफ़ेशनल मीन्स ये कि ऐसे कुछ भी उठा के नहीं डालते, वो किसी एक फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो आप उसको थोड़ा डाल करके आप अपना जो है वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में मान लीजिए आपका महारत हासिल है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हॉबी वाले में सेक्शन में देखेंगे तो हॉबी वाले में एक ही सेक्शन आपका बचता है, इंटरेस्ट इन कल्चरल स्टडी। अब देखिए आपका जब ऑप्शनल ही सोशियोलॉजी हो गया या एंथ्रोपोलॉजी हो गया, तो आपको ये हॉबी में तो ये सारी चीज़ें लिखना ये सही रहता है। अब मैं फिर से बोलूँगा कि आपको जो-जो पसंद आता है वो सब कुछ मत लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ जो भी डालिएगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ इसको खाली भी छोड़ छोड़ सकते हैं, ओके? अब इसको सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना फॉर्म रिव्यू कर लूँगा। अगर मैंने कुछ भरा होता तो यहाँ पे आता, ठीक है? मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कन्फर्मेशन मैसेज आएगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा, तो ये सक्सेसफुली जो है मेरा अचीवमेंट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आते हैं अपने प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल वाले सेक्शन में, ठीक है? और इस वाले सेक्शन में आपको ये भरना है कि आपने कभी पीछे यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स आपसे माँगी जाएगी, तो वो सारे आपको डालने हैं, ठीक है? अब प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन डिटेल्स में अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने दिया है कभी कोई एग्ज़ाम या फिर नहीं? तो अगर मैं नो सेलेक्ट करूँगा तो तब तो कुछ भरना ही नहीं है। अगर मैं येस सेलेक्ट करता हूँ, आपने कभी भी यूपीएससी का इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है?
सिर्फ यूपीएससी का ये आईएएस वाला ही नहीं, कोई भी अगर आपने दिया है यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया गया है एग्ज़ाम, तो उसको यहाँ पे डिटेल्स भरना है। अब यहाँ पहले नंबर पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वो एग्ज़ाम का डिटेल्स खुल जाएगा कि कौन-सा एग्ज़ाम आपने दिया है, ठीक है? तो उसमें से आप ये जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, वो सारे लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से जो भी आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कौन-सा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को चूज़ करता हूँ और यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ईयर डाल देता हूँ, मान लीजिए 2021 या 22 जो भी मेरे होगा वो मैं डाल दूँगा। तो यहाँ मैं मान लीजिए 2021 डाल देता हूँ। उसके बाद से रोल नंबर पूछ रहा है, अगर आपको रोल नंबर याद है तो डालिए, अदरवाइज़ नीचे साफ-साफ लिखा है कि अगर आपको अपना रोल नंबर नहीं पता है, तो आप 7 बार 0 दबा सकते हैं, ठीक है? कितने हो गए 5, 6, 7। उसके बाद से पूछ रहा है वेदर अपीयर्ड इन द इंटरव्यू, तो क्या आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँचे थे? तो यहाँ पे येस या और नो का ऑप्शन आया है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा तब तो कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज़ मैं येस पे क्लिक करता हूँ। तो अभी के लिए मैं येस पे क्लिक करता हूँ और येस पे क्लिक करता हूँ कि हाँ, मैं इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ, तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि क्या आप मतलब सेलेक्ट भी हुए थे? मतलब आपकी रैंक आई थी? वेदर यू आर रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट, तो और मुझे अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किया गया है, तो मैं येस पे क्लिक करूँगा। अदरवाइज़ मान लीजिए मैंने सिर्फ इंटरव्यू में अपीयर हुआ लेकिन मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मान लीजिए येस सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे पूछेगा हैव यू जॉइनेड और बीन अपॉइंटेड, तो ठीक है, यहाँ पे आपका रैंक में लिस्ट में नाम निकला और यहाँ पे आपने क्या ज्वाइन किया या नहीं किया, ठीक है? तो कुछ लोग होते हैं कि रिकमेंड हुआ था लेकिन ज्वाइन नहीं होते हैं, तो वो नो क्लिक करेंगे और कुछ लोग होते हैं जो अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन भी आया था और उन्होंने जॉइन भी कर लिया है, ठीक है? कुछ आईपीएस मान लीजिए हो गए, ठीक है? या कुछ अदर सर्विसेज़ में वो कर रहे हैं और अपना रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए कि हमको आईएएस मिल जाए, उस स्थिति के लिए वो जो है फिर से एग्ज़ाम देते हैं, री-एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पे येस क्लिक करके और जैसे ही मैं येस क्लिक करूँगा ना, तो वो पूछेगा कि क्या आप उस सर्विस में अभी भी बने हुए हैं या रिज़ाइन कर चुके हैं? तो अगर मैं नो पे सेलेक्ट करूँगा, तो इसका मतलब है कि मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ। अगर मैं येस पे क्लिक करूँगा, तो इसका मतलब है कि मैं अभी रिज़ाइन नहीं हुआ हूँ और उसी में पोस्ट में अभी बना हुआ हूँ। अगर मैं यहाँ पे नो क्लिक करता तो यहाँ रेज़िग्नेशन का डेट भी डालना होता है, ठीक। और इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐड प्रीवियस एग्ज़ाम डिटेल्स पे सेलेक्ट करूँगा, तो मेरी ये जो प्रोफ़ाइल में है एक एग्ज़ाम की डिटेल्स आ जाएगी। ऐसे ही आपको और जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, उतने एग्ज़ाम का आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना होगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट आप आएँगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का दूसरे सेक्शन में, तो डिपार्टमेंट का यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पे ये डिटेल पूछा गया है कि क्या आप मान लीजिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में कभी भी आपको डिबार किया गया है? डिबार मीन्स आपको जैसे मान लीजिए कि आप चीटिंग में पकड़े गए हैं या फिर किसी तरह का आपके ऊपर यूपीएससी ने एक्शन लिया है, तो क्या आप उस लिस्ट में आते हैं? मैं अभी नो सेलेक्ट करके और यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जितने भी डिटेल्स मैंने डाले होंगे वो सारे खुल के आ जाएँगे। अब इसमें से मैं चाहूँ तो यहाँ पे करेक्शन करके एडिट पे क्लिक करके देख सकता हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो अभी के लिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कन्फर्मेशन मैसेज वाले पे मैं येस पे क्लिक कर दूँगा और ये सक्सेसफुली जो है मेरा एग्ज़ामिनेशन प्रोफ़ाइल जो है, वो भी पूरा सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों आते हैं अपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड वाले सेक्शन में और दोस्तों इस वाले सेक्शन में ना इसको मैं आपको एडवाइस दूँगा कि ये अगर आप लैपटॉप से फ़ॉर्म भर रहे हैं, तो ये जो सेक्शन है इसको आप फ़ोन से करिएगा क्योंकि ये फ़ोन से करना ही सबसे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे इसमें क्या-क्या करना है आपको ये बता देता हूँ। पहला चीज़ तो आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फिर दूसरा है कि कैप्चर लाइव फ़ोटोग्राफ, तो जो भी आपका फ़ोटोग्राफ होगा वो लाइव आपके कैमरे से कैप्चर होगा। फ़ोटो भी अपलोड करना है और ये भी करना है। और लास्ट में जो है आपका तीसरे नंबर पे आपका ये सिग्नेचर भी अपलोड होगा। ठीक है? तो ये 3 सेक्शन हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पे फ़ोकस करते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो दोस्तों यूपीएससी ने जो अपने पोर्टल पे दिखा रखे हैं कि कौन-कौन से इमेज जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, उनके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। पहला है इसमें देखिए एक्स्ट्रा कलर बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है इसलिए रिजेक्ट हो गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़ूम कर दिया गया इसलिए रिजेक्ट हो गया। ये जो है कैप पहन रखे हैं और इनका जो फोटो है वो 75% जो है फेस कवर नहीं कर रहा है। ये ब्लर्ड इमेज है, ये सब तो आप देख रहे हैं, ये पुराना इमेज है, ये भी ब्लर्ड है, ये इन्वर्टेड है, उल्टा है इसलिए रिजेक्ट हो गया और ये डार्क है। इन्होंने डार्क चश्मे लगा रखे हैं, कलर चश्मे इस साइड में दिख रहे हैं इसलिए रिजेक्ट हो गया और इनका फोटो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो अब चलिए देखते हैं कि यूपीएससी ने ये तो रिजेक्ट के तरीके बता दिए। अब क्या-क्या क्वालिटी आपके फोटो में होनी चाहिए ये जान लेते हैं। ठीक है? तो पहली चीज़ तो आपका जो फोटो है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद से फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए और शो योर फुल फेस, तो आपका पूरा चेहरा जो है वो दिखना चाहिए। 3/4 फेस कवरेज होना चाहिए, यानी कि 75% जो एरिया है फ़ोटो का उसमें आपका फेस ही दिखना चाहिए। लुकिंग डायरेक्टली एट द कैमरा, तो कैमरे के सामने आपको देखना है फ़ोटो में, ठीक है? ताकि जो प्रॉपर फेस का अलाइनमेंट हो वो हो पाए और स्ट्रेट सीधा रहे और बोथ ईयर्स लोब विजिबल, तो जो भी आपके कान हैं वो दोनों दिखने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा अगर मान लीजिए
कि आपने गर्ल्स हैं तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका जो फ़ोटो है, वो ऐसा ना आए, ठीक है? क्योंकि इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि आपके जो हैं कान नहीं दिख रहे हैं और साफ-साफ लिख रखा है कि आपके कान दिखने चाहिए। तो इस तरीके से फ़ोटो ना खींचें, आपको पोनीटेल बना लें या फिर जो है चोटी पीछे कर लेंगे तो वो आपका नहीं दिखेगा। दोस्तों 2 दिन पहले अभी यूपीएससी ने जो है एक नोटिफ़िकेशन जारी किया जिसमें उसने बताया कि इस बार से एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपका जो है एआई के द्वारा फेस डिटेक्शन का भी फीचर लाया जा रहा है। ठीक है? तो इसमें क्या होगा जो भी आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करेंगे और अपना जो रियल फेस जो है उसको कैप्चर करके डालेंगे, इनका जो है वहाँ पे एआई जो है वेरीफ़ाई करेगा और वो डिटेक्ट करेगा कि आपने ये जो फ़ोटो अपलोड किया है, आप सच में वही हैं कि नहीं जो एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे हैं। ठीक है? तो इसलिए आपको ये सारे जो है रूल्स को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना चाहिए। यहाँ पे जो एआई है तो एआई के तौर पे आपको थोड़ा-सा सावधान होने की ज़रूरत है। तो अभी यहाँ पे देखिए फ़िल्टर कैमरे का यूज़ नहीं करना है। बैकग्राउंड जो है आपका वो व्हाइट रखिए। इसके बाद से अगर लड़के हैं तो आपको जो अपनी शेविंग है मुझे लगता है कर लेनी चाहिए। ठीक है? अगर आप बड़ी-बड़ी दाढ़ी रखते हैं तो शेविंग कर लीजिए या फिर 1 या 2 नंबर पे दाढ़ी रखिए। ये जो अभी आपको मैंने बताया कि ये जो भी एग्ज़ाम सेंटर पे आपका किया जाएगा ऑथेंटिकेशन, उसके लिए आपके जो एडमिट कार्ड होगा उसपे एक क्यूआर कोड भी आएगा। उसी क्यूआर कोड को स्कैन करके वहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन का कार्यक्रम किया जाएगा। अब इसके बाद से आते हैं यहाँ पे देखेंगे तो एक्सप्रेशन ऑफ द फेस शुड बी नेचुरल। तो आपका जो फेस है वो नेचुरल होना चाहिए। किसी भी तरीके से मुस्कुरा नहीं रहे होना चाहिए या फिर आपने अपने आईब्रो उठा रखे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं करना है। नेचुरल आपका फ़ोटो होना चाहिए। इसके बाद से आई हिडन किसी भी तरीके से आपकी आँखें नहीं ढकी होनी चाहिए। उसके अलावा आई मस्ट नॉट बी कवर्ड बाय हेयर। तो आपकी जो आँखें हैं वो किसी भी तरीके से हेयर से कवर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से आपका जो फ़ोटो है उस पर किसी भी तरीके का सिग्नेचर या डेट नहीं डालना है जैसा कि पिछले साल तक डाला जा रहा था। और यहाँ पे देखिए ये जो भी रूल बताए हैं इस हिसाब से यहाँ पे कुछ दिखा रखे हैं। तो ये देखने में दिख रहा है कि फ़ोटो तो एकदम सही है, फिर भी ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका जो 75% फेस होना चाहिए, फ़ोटो में वो नहीं है। ये क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि ये अगेन जो है फ़ोटो आपका 3 4 एरिया कवर नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको पहली बार ये साइड में दिख रहा है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये फ़ोटो उल्टा है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये छोटा है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये ज़ूम है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये वाला फ़ोटो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें कान भी दिख रहे हैं और सारी फेस जो है वो 75% इसका है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आपको अपना फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो क्लिक करते समय आप लोग 2 चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ तो ये कि आप लोग फ्रंट कैमरे से फ़ोटो नहीं खींचेंगे। अगर फ्रंट कैमरे से खींचते भी हैं तो फ़ोटो आपको पता है कि वो मिरर के तरह से आता है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा बिफ़ोर अपलोडिंग और या फिर कोशिश करिए कि आप लोग बैक कैमरे से ही अपना फ़ोटो जो है कैप्चर करें। ठीक है? बैक कैमरे से करेंगे तो अच्छा भी आएगा और साथ ही साथ जो है आपको लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। ये 2 चीज़ें करने के बाद अपना फ़ोटो जो है क्लिक करेंगे और फ़ोटो क्लिक करते समय आप कोशिश करिएगा कि आपका जो पूरा फ़ेस है बिना ज़ूम किए आपका जो है कैमरा कैप्चर कर पाए। ठीक है? इससे क्या होगा आपका जब फ़ोटो कट करना होगा तो आपका फ़ोटो जो है वो एकदम अच्छा आएगा। और उसको करने के बाद अपना फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है गूगल पे आना है और गूगल पे सर्च करना है पाई 7 इमेज। ठीक है? पाई 7 इमेज सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुल के आएगी। ठीक है? ये वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। वेबसाइट में दोस्तों नीचे आएँगे और आपको एक सेक्शन मिलेगा पासपोर्ट एंड आईडी फ़ोटो साइज़ का। ठीक है? तो इसमें आप लोग ये वाला सेलेक्ट करेंगे 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। ये एग्ज़ैक्ट वही साइज़ है जिसमें अगर आप अपलोड करते हैं तो आपका जो इमेज है वो कंप्रेस नहीं होता है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे फ़ॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे तो जब आप अपलोड करके देखेंगे तो वो इमेज जो है आपका कंप्रेस हो गया रहता है। ठीक है? तो उससे बचने के लिए आप लोग 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर वाला ही सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से आप लोग सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके और अपना जो भी फ़ोटो आपने क्लिक किया है, उसको आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करके और अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ से कट करेंगे और एग्ज़ैक्ट वही साइज़ जो है कम से कम 75% जो आपका फ़ेस है, वो आपका दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोग इसको कट कर लेंगे। ठीक है? अभी मैं यहाँ नीचे क्रॉप पे क्लिक करूँगा, क्रॉप इमेज और ये जो है आपका इमेज कट हो गया रहेगा। उसके बाद से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाएँगे और यहाँ से आपका जो बैकग्राउंड व्हाइट सेलेक्ट करेंगे तो आपका पीछे का बैकग्राउंड भी हट जाएगा। ठीक है? और वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है? डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से नीचे आएँगे तो यहाँ कंप्रेस इमेज साइज़ पे जाएँगे और यहाँ पे 195 डाल देंगे। ठीक है? और यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से रिसाइज़ इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फ़ोटो है, ये सक्सेसफुली जो है एडिट हो गया रहेगा। अब इसका मुझे सिर्फ़ नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो लिख देता हूँ और उसके बाद से डाउनलोड करेंगे और ये जो है हमारा इमेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने वेबसाइट पे और जो भी फ़ोटो हमने अभी-अभी बनाया है, ठीक है? उसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं, वो सारे रूल्स यहीं से बताए हैं और ये सब कुछ वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है? तो सबसे नीचे आएँगे तो ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है आपका गैलरी से परमिशन माँगेगा फ़ोन से कर रहे हैं तो और वहाँ से अपना जो है फ़ोटो
चूज़ कर लेंगे जिसका नाम होना चाहिए फ़ोटो, ठीक है? उसको चुन लेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये जो है आपका फ़ोटो ऐसे शो होने लगेगा, ठीक है? ये इसमें बड़ा होके शो होगा तो आपको उसको देख लीजिएगा कि वही फ़ोटो है कि नहीं, ठीक है? अब ये जो फ़ोटो मेरा दिख रहा है, इस पे मेरे नीचे ओके पे क्लिक करूँगा, तो ये जो है फ़ोटो हमारा यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है? ऐसा दिख रहा है फ़ोटो, अभी ये अपलोड नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे हमें अपलोड पे क्लिक करना होगा, अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस कन्फर्मेशन मैसेज माँग रहा है, तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे हमारा जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ठीक है? अब दोस्तों आपको लगता है कि हमारा जो फ़ोटो है वो सही नहीं आया है, तो आप यहाँ से फिर से चूज़ फाइल पे क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिखाएगा, अब आपको यहाँ पे दिखेंगे व्यू पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है? जो भी आपने अपलोड किया है अभी-अभी वो यहाँ पे दिखाएगा, ना कि यहाँ पे सिर्फ़ एक बार दिखाता है। अब वो जो आपका फ़ोटो है वो यहाँ पे दिखाएगा, इसको आप खोल करके और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो फ़ोटो अपलोड किया है वो सच में कैसा दिख रहा है, ठीक है? अब दोस्तों आते हैं अपने लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर वाले सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि ये जो प्रोसेस है ये आप अपने मोबाइल से करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर आप पीसी से फॉर्म भर रहे हैं, कैप्चर फ्रॉम मोबाइल का यूज़ करना होगा और इससे क्या होगा एक स्कैनर आएगा वो उसका मैं प्रोसेस अभी बताऊँगा। सबसे पहले मैं कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस का जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। तो जो भी आप डिवाइस पे लॉगिन किए हैं उसी से अगर आप फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं तो उस पे क्लिक करेंगे और कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है प कैमरे का परमिशन माँगेगा। ठीक है? कैमरे का परमिशन आपका अगर ब्राउज़र में मिला हुआ है तब तो आ जाएगा, अदरवाइज़ उसको परमिशन दे दीजिएगा अपने ब्राउज़र को जिसमें ये फॉर्म फिल अप कर रहे हैं। अलाउ कर देंगे और अलाउ करने के बाद जो है आपका यहाँ पे कैमरे पे आपका फेस शो होने लगेगा, ठीक है? तो फेस जब शो होने लगेगा तो आप लोग क्या करेंगे वही रूल जो मैंने आपको बताया था कि 75% जो है आपका फेस दिखना चाहिए, उस हिसाब से आप जो है कैमरे के सामने खड़े हो जाएँगे, ठीक है? खड़े होकर के और ये जो है अपना ला कैप्चर लाइव फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे, तो उस मोमेंट का जो है फ़ोटो आपका कैप्चर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैप्चर्ड लाइव फोटो इधर वाले सेक्शन में दिखा रहा है कि आपने जो फोटो कैप्चर किया है वो ऐसा दिख रहा है और वो कैसा कट करने के बाद दिखेगा वो इधर दिखा रहा है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि फोटो बहुत बड़ा आ गया है इसको मैं छोटा करना चाहता हूं तो ऐसे करके आप इसको फोन में ही छोटा कर लीजिएगा कि मुझे कितना इसको दिखाना है और जो भी आप इधर कारीगरी कर रहे होंगे लेफ्ट साइड में उसका जो है प्रीव्यू आपको राइट साइड में दिखता रहेगा, ठीक है? तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा में जो आपका फेस है वो 75% जो है आपका फेस ही होना चाहिए ताकि वहां पे जब स्कैन किया जाए सेंटर पे तो वो आपका ईज़िली स्कैन हो जाए, ठीक है? ऐसा करके आप लोग अपलोड क्रॉपेड लाइव फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे यस अपलोड इट पे कन्फर्म करेंगे और ये जो है आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो ये जो है स्कैनर आपके सामने शो होगा और ये 5 मिनट के लिए ये स्कैनर वैलिड होगा। इस 5 मिनट के अंदर आपको क्या करना है अपने फ़ोन से कैमरा ओपन करना है और कैमरा ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा है सिग्नल, ये जो है आपका गूगल लेंस का है। इस पे आप क्लिक करेंगे ना गूगल लेंस खुल जाएगा और इससे आपको ये स्कैन करना है। जब आप स्कैन करेंगे तो ये सामने जो है एक लिंक आपको दिख रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका परमिशन मांगेगा और किस ऐप से खोलना चाहते हैं तो आप अपने ब्राउज़र से खोल लीजिएगा और ब्राउज़र में खोलने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपका जो ब्राउज़र है वो डेस्कटॉप मोड में ना हो और साथ ही साथ आपका जो ब्राउज़र है उसमें आपको कैमरे का परमिशन पहले से देना होगा, ठीक है? तभी जा करके ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, जो भी आपने यूआरएन नंबर उसमें मैंने लॉगिन किया था वो ऑलरेडी इसमें दिखा रहा है, आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको यहाँ पे क्या करना है कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अभी कैमरा ओपन हो जाएगा तो आप जो है अपना फोटो इसमें ले सकते हैं। फोटो लेने के बाद से यहाँ पे नीचे आपको कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फोटो लिया होगा वो आपका कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ सही के निशान पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अभी के लिए आप देख सकते हैं कि जो भी फोटो मैंने अपलोड किया है क्रॉप फोटो यहाँ पे दिख रहा है। तो जो प्रोसेस मैंने अभी ठीक पहले बताया है, जितना आपको फोटो चाहिए होगा उतना फोटो को आप कट कर लेंगे अपने हाथों से, ठीक है? और जो भी आप यहाँ पे कट करेंगे वो आपका नीचे यहाँ पे दिखा रहा होगा इस वाले प्रीव्यू वाले सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि फोटो सही है तो यहाँ पे मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा और ये जो है आपका फोटो यहाँ पे दिखने लगेगा। अब आपको यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, यस अपलोड इट पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फोटो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग सिग्नेचर को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते समय आप कोशिश कीजिए कि सिग्नेचर के एकदम पास में जाकर के कैप्चर करें, फुल स्क्रीन में आपका जो है सिग्नेचर शो करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद से हम लोग आएंगे और इस वाले वेबसाइट पे यहाँ से सबसे पहले उसका बैकग्राउंड को हम लोग व्हाइट करेंगे, ठीक है? remove.bg वाला साइट है, इसको ओपन करके और इसके मेन पेज पर आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपलोड अ पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने पिक्चर अभी-अभी क्लिक किया है, उसको सबसे पहले आप अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड करने के बाद से ये क्या करेगा, ये पीछे का जो बैकग्राउंड है, इसको रिमूव कर देगा। फिर अब उसको हम लोग व्हाइट करेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ कलर में जाकर के हम लोग ये व्हाइट वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ये व्हाइट वाला सेलेक्ट करेंगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड है हमारा व्हाइट हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो है सिग्नेचर डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों अपने दूसरे वेबसाइट पे आएँगे iloveimage.com पे और यहाँ पे आप लोग आकर के फोटो एडिटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके और जो फोटो अभी आपने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है? और इसका हम लोग सबसे पहले क्रॉप करेंगे साइज़, तो साइज़ को क्रॉप करने के लिए आप लोग दोनों साइज़ से जितना आपको चाहिए एरिया उतना आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है? हालाँकि मैं इसमें ज़्यादा नहीं कट करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा जो इमेज है उसी साइज़ में मैंने बना रखा था। तो यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है? अप्लाई पे क्लिक करके और यहाँ पे आप लोग रिसाइज़ वाले सेक्शन में जाएँगे और ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देंगे और यहाँ पे आप लोग अपना साइज़ जो कि 500 और यहाँ पे 350 जो कि यूपीएससी ने बोल रखा है, इसको हम लोग लगा के और यहाँ अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारा इमेज है यूपीएससी ने जितना बोल रखा है उसी साइज़ में आ गया है। अब आपको यहाँ पे सेव पीएनजी वाले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और जेपीजी सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो गया रहेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इमेज का साइज़ जो है वो 9.2 केबी है जो कि बहुत ही कम है। तो इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम एक दूसरे वेबसाइट पे चलेंगे। हालाँकि 20 केबी से ऊपर है तो आप लोग मत आइएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका साइज़ 20 केबी से कम आता है तो उसके लिए आप लोग इस वाले वेबसाइट पे जो कि मैंने पहले ही बता रखा था पाई7 इमेज वाले पे आएँगे। वेबसाइट खोलेंगे तो आपको फ्रंट पे ही मोस्ट यूज्ड टूल के सेक्शन में यहाँ पे इंक्रीज़ इमेज साइज़ इन केबी का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे और जो भी इमेज हमने अभी-अभी बनाया है 9 पॉइंट कुछ केबी का था, तो उसको हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको अपलोड कर लिए और यहाँ से आपको जितने केबी में चाहिए उतने केबी का यहाँ पे ऑप्शन डाल देंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए 27 केबी का डाल रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज़ साइज़ पे क्लिक करूँगा, वो जो हमारा सिग्नेचर है उसका साइज़ बढ़ गया रहेगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो इमेज है 27.1 केबी के में डाउनलोड हो गया है। अब इसका दोस्तों हम लोग नेम जो है वो चेंज करके सिग्नेचर रख लेते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने वेबसाइट पे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे जो है आपका ये 2 तो पहले से आपका अपलोड हो चुका है। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने सिग्नेचर वाले सेक्शन में। सिग्नेचर वाले सेक्शन में मैंने आपको पहले से ये सारी चीज़ें बता रखी थी और उसी के हिसाब से एडिट भी करवा दिया है। अब यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और ये सारे जो इंस्ट्रक्शन मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं, वही सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है गैलरी खुल जाएगा। यहाँ से गैलरी से आप वो इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसको आपने अभी-अभी फाइनल इमेज के रूप में एडिट किया है। उसको आप लोग सेलेक्ट करके और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सिग्नेचर जो है यहाँ दिखने लगेगा। अब इस पे ओके पे क्लिक करेंगे और ये जो है हमारा इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा-सा। अब इसको अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और ये जो है हमारा सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से हमने अपना सारा का सारा जो प्रोसेस है, आपने देख सकते हैं कि हर ऑप्शन में आपको सही का निशान लग गया है। यानी कि जो हमारा ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म था, इसको भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये है नोटिफ़िकेशन दे रहा है कि आपने अपना जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फुल्ली जो है एकदम सबमिट कर दिया है। अब आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ होम बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपना पूरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो ये स्टेप 3 था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आप किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है स्टेप 3 तक हमने सारा कुछ जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तक कंप्लीट कर लिया है। अब आपको लगता है आपने कोई एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया है, उससे पहले आपको लगता है कि इसमें मुझे कुछ गलती हो गई है और मुझे उसको अपडेट करना है, तो आप उसको बेशक यहाँ से कर सकते हैं। हालाँकि एक बार जब आप अप्लाई कर देंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसका अलग से नोटिफ़िकेशन आएगा, ठीक है? कि आपको कब करेक्शन का डेट आता है, तब आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने किसी अब एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप इसमें कभी भी अपना जो है एडिट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से मैं चेंज माय पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। चेंज माय ईमेल आईडी पे क्लिक करके ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। चेंज माय मोबाइल नंबर पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में मान लीजिए आपको कोई भी मान लीजिए जितनी चीज़ें आपने भर रखी हैं, उसमें से जो भी आपको अपडेट करना है, उस पे आप जा करके किसी भी सेक्शन में आप यहाँ पे क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? यहाँ से अपडेट हो जाएगा सारा चीज़ और इसके बाद से हम वापस से आकर के यहाँ से लॉग आउट करके बाहर निकल जाएँगे। एग्ज़ाम वाले सेक्शन में आपको कोई भी अगर चेंजेस करनी है, तो उसके लिए अलग से जो है उस एग्ज़ाम का करेक्शन डेट आता है, तो उस समय आप वहाँ पे लॉगिन करके और उसको चेंज कर सकते हैं।